दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। पहला प्रश्न आपके लिए कि 2024-25 के विपणन वर्ष में कपास का अनुमानित उत्पादन कितना रहा है। तो 298 लाख गांठ, 398 लाख गांठ, 294 लाख गांठ और 554 लाख गांठ। तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी है, 294 लाख गांठ। चलिए व्याख्या की ओर बढ़ें। तो अभी जो है कपास, भारत की कपास अर्थव्यवस्था चुनौतियों और विकास के साथ साथ अन्य देशों की तुलना में अनुकूल निर्यात शुल्क के बावजूद भारत की कपास अर्थव्यवस्था काफ़ी दबाव में है। 2024-25 के विपणन वर्ष के लिए कपास उत्पादन का पूर्वानुमान 294 लाख गांठ से थोड़ा अधिक है, जो 2008-2009 के बाद सबसे कम है। यह 2013-14 में 398 लाख गांठ के अधिकतम उत्पादन से गिरावट को दर्शाता है। अब देखिए, आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास और उत्पादन रुझान की बात करें तो बीटी जीन के साथ आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम कपास संकर के आगमन से 2002 से 2003 और 2013 से 14 के बीच उत्पादन और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि उसके बाद से निर्यात में गिरावट आई है तथा चालू वर्ष में आयात के निर्यात से अधिक होने की उम्मीद है। पिंक बालमर्म का प्रभाव प्रमुख रहा है, जो निर्यात में गिरावट हुई है। तो भारत का प्रमुख कपास निर्यातक से शुद्ध आयातक बनने का मुख्य कारण गुलाबी बालवर्म कीट है। तो ये अगर मिलान में आ जाए या स्टेटमेंट में आ जाए तो गुलाबी बालवर्म एक कीट होता है जो कि कपास के उत्पादन को प्रभावित करता है। पीबीडब्ल्यू लार्वा कपास के डोडो को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उपज कम हो जाती है और रोए का रंग उड़ जाता है। इस कीट ने मौजूदा बीटी कपास संकर के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है, यानी एंटीजन विकसित कर लिया है। और पीबीडब्ल्यू के छोटे जीवन चक्र और एक बच्ची प्रकृति के कारण प्रतिरोध तेजी से फैल गया है। कीटों का प्रकोप कई क्षेत्रों में आर्थिक सीमा स्तर को पार कर गया है, जिससे प्रति हेक्टेयर उपज 2013-14 के 566 किलोग्राम से घटकर हाल ही में लगभग 436 से 437 किलोग्राम रह गई है। नए जीएम कपास संकर का विकास की बात करें तो भारतीय बीज कंपनियां पीबीडब्ल्यू प्रतिरोधक क्षमता वाली नई जीएम कपास संकर किस्में विकसित कर रही हैं और सीड रिसर्च इंडिया और राशि सीड प्राइवेट लिमिटेड नवीन बीटी जीन वाले नए जीन संकरों के सीमित क्षेत्र परिरक्षण कर रहे हैं। अंकुर सीड उन्नत कीटनाशक गुणों वाली जीएम कपास प्रजातियों के लिए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है। अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड को पीबीडब्ल्यू प्रतिरोधी जीन वाली जीएम कपास प्रजातियों के प्रारंभिक परीक्षण के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया है। तो ये कुछ प्रमुख पहल हैं। विनियामक और नीतिगत वातावरण की बात करें तो नियामक बाधाओं, पर्यावरणीय विरोध और राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता के कारण भारत में नई जीएम फसलों के व्यावसायीकरण में देरी हुई है। आप लोगों को पता होगा, जब किसी भी फसल में जब आनुवंशिक रूप से उसके जीन में परिवर्तन करते हैं तो उसे बहुत समय लगता है। इस दौरान जो है वैज्ञानिक या पर्यावरणविद जो है इस बात की जांच करते हैं कि इससे जो है जैव विविधता पर हानि तो नहीं पहुंचेगी, जो मधुमक्खियां हैं, जो कीट पतंगे हैं, वो बहुत ज़्यादा मरेंगे तो नहीं। ये सब रिसर्च होता है, इसमें देरी लगती है, इसी वजह से इसमें भी देरी हुई है। 2006 के बाद से
पीवीडब्ल्यू द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद किसी भी नई जीएम फसल का व्यावसायीकरण नहीं किया गया है। बीज उद्योग को वर्तमान संकट के जवाब में अधिक सक्रिय सरकारी नीतियों की उम्मीद है। सरकारी पहल की बात करें तो 2025-26 के केंद्रीय बजट में कपास उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिए 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई थी। कब की गई है? 2025-26 के केंद्रीय बजट में। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई है। मिशन का उद्देश्य किसानों और कपड़ा उद्योग के लाभ के लिए जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। कपास उत्पादन पर खतरे और वस्त्र निर्यात के अवसरों के कारण इस पहल को आवश्यक माना जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो स्वीडन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, लाओस। तो कौन हुआ है? हंगरी हुआ है। चलिए व्याख्या को देख लें तो हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन, तो ये प्रधानमंत्री वहाँ के हैं विक्टर ओरबन ने 3 अप्रैल 2025 को घोषणा की है कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी से बाहर हो रहा है। हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश है। तो स्टेटमेंट में आ जाए कि पहला यूरोपीय देश जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर हुआ है तो वो हंगरी है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 2002 में हुई थी और हंगरी के प्रधानमंत्री के अनुसार उनके देश ने आईसीसी से हटने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि यह न्यायालय अब एक राजनीतिक हथियार बन गया है। विक्टर ओरबन ने हंगरी की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उपस्थिति में आईसीसी से हटने के निर्णय की घोषणा की है। आईसीसी ने गाजा में कथित युद्ध अपराधों के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। आईसीसी का संस्थापक सदस्य और 1998 के रोम संविधि पर हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते हंगरी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य थे। आईसीसी से हटने के हंगरी के निर्णय के साथ देश बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य नहीं है और हंगरी के निर्णय का इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वागत किया है। हंगरी ने इजरायल के सबसे मजबूत यूरोपीय सहयोगियों में से एक माना है। 1998 के रोम संविधि के प्रावधानों के तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को 2002 में स्थापित किया गया था। आईसीसी की स्थापना नरसंहार, युद्ध अपराध, आक्रामकता और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विपरीत आईसीसी संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है जो देश के बीच विवादों की सुनवाई करता है। भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूक्रेन और इजराइल कुछ प्रमुख देश हैं जो आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। आईसीसी का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है और हंगरी एक भूमि से घिरा मध्य यूरोपीय देश है। इसे मैग्यार की भूमि भी कहा जाता है। तो हंगरी को मैग्यार की भूमि भी कहा जाता है। हंगरी यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और मुद्रा फोरिंट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में डीआरडीओ ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो गाजा, ओमान, फिलिस्तीन और इजराइल। तो इजराइल के सहयोग से किया गया है। डीआरडीओ ने इसमें सहयोग किया है MRSAM की। तो MRSAM को भारतीय सेना द्वारा उपयोग के लिए डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय सेना ने 3 और 4 अप्रैल 2025 को ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया। MRSAM यानी मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने में सक्षम ये मिसाइल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सफल उड़ान परीक्षणों के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और उद्योगों को बधाई दी है। डीआरडीओ के सचिव और
अध्यक्ष समीर वी कामत ने सफल उड़ान परीक्षण में शामिल टीमों की सराहना की और इसे भारतीय सेना की परिचालन क्षमता के निर्माण के लिए प्रमुख मील का पत्थर बताया। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान पर किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है? तो पारादीप, चेन्नई, विशाखापत्तनम, भुज। तो यहाँ पर पारादीप को मिला है। चलिए, तो कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान मिला है। वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन में पारादीप बंदरगाह देश में पहले स्थान पर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में पारादीप पोर्ट ने 145.38 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभाला है। पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में एक प्राकृतिक गहरे पानी वाले बंदरगाह है और हरे पानी वाला बंदरगाह बाड़ी के संगम पर स्थित है। यह महानदी और बंगाल खाड़ी के संगम पर स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो पारादीप बंदरगाह की स्थापना 1962 में उड़ीसा सरकार द्वारा की गई थी। वर्ष 1965 में भारत सरकार ने बंदरगाह का स्वामित्व और प्रबंधन उड़ीसा सरकार से ले लिया था। 18 अप्रैल 1966 को भारत सरकार द्वारा पारादीप बंदरगाह को भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। इस बंदरगाह का प्रबंधन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत एक स्वायत्त निगम है। यह बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में युवा स्पार्क के संस्थापक आश्रय श्राफ को किस श्रेणी में योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मानवाधिकार, नवाचार, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए दिया गया है। चलिए, तो युवा स्पार्क के संस्थापक आकर श्राफ को भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ाने विशेष रूप से आंगनवाड़ी डिजिटलीकरण और ग्रामीण शिक्षा बुनियादी ढांचे में नवाचार के माध्यम से उनके अग्रणी प्रयासों के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 30 वर्ष से कम आयु के उन व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के लिए अनुकरणीय प्रतिबद्धता दिखाई है। यह पुरस्कार आकर्ष को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया। इस कार्यक्रम में वर्तमान और पिछले वर्ष के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसमें कुल 22 युवा परिवर्तनकर्ताओं को सम्मानित किया गया। महज 17 साल की उम्र में आकर्ष श्राफ ने 2018 में हाई स्कूल के छात्र के रूप में युवा स्पार्क की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। छात्रों के नेतृत्व वाली पहल के रूप में शुरू हुआ यह अभियान जल्द ही शैक्षिक समानता और नवाचार के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया। आज युवा स्पार्क ने ग्रामीण भारत में 600 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में शिक्षा को सफलतापूर्वक डिजिटल बना दिया है। ये केंद्र अब स्थानीय भाषाओं में युवा स्पार्क की कस्टम क्यूरेटेड शैक्षणिक सामग्री का उपयोग करते हैं, जिसमें बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण और बाल जुड़ाव संभव हो पाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामकीयन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? तो अभी मोदी जी बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन में गए हुए थे और वहाँ पर रामकीयन रामायण का प्रदर्शन किया गया। तो ये कहाँ पर गए थे? थाईलैंड में इन्होंने रामायण को देखा है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने थाईलैंड बैंकॉक में थाई रामायण यानी रामकीयन का आकर्षक प्रदर्शन देखा। उन्होंने भारत और थाईलैंड के बीच गहरे सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों की सराहना की। थाईलैंड आगमन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का भारतीय प्रवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। रामकीयन थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य है जो भारतीय रामायण का एक रूपांतरण है जो हिंदू पौराणिक कथाओं को थाई परंपराओं के साथ जोड़ता है। यह महाकाव्य राजकुमार
राम और उनकी पत्नी सीता वीर वानर देव हनुमान की यात्रा पर का वर्णन करता है। भारतीय रामायण के विपरीत जो गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों पर जोर देती है, राम की अन्य शाही अधिकार, वीरतापूर्वक कारनामों और कलात्मक अभिव्यक्तियों पर अधिक केंद्रित है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देखा गया रामकियन का प्रदर्शन भारत और थाईलैंड के बीच 1000 साल से भी पुराने ऐतिहासिक संबंधों को उजागर करता है। दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण का प्रभाव भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का प्रमाण है। तो ये था दोस्तों डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।